प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको एक बार ये बता दूँ कि महावीर इंटरनेशनल क्या है, किस तरह से काम करती है, तो आपको एक पूरा एक ब्रीफ आ जाएगा। महावीर इंटरनेशनल 1975 में बनी हुई एक गैर धार्मिक संस्था है जिसका किसी धर्म, मान्यताओं और संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। इसका काम है प्राणी मात्र की सेवा। इसका उद्देश्य है सबकी सेवा, सबको प्यार। इन दो चीज़ों के आसपास पूरा महावीर इंटरनेशनल घूमता है। 1975 में ये संस्था जयपुर में बनी थी। इस संस्था में 10,000 मेंबर देश भर में फैले हुए हैं, 350 केंद्र हैं, 30 जोन है, 10 रीजन है। पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्निंग काउंसिल, जनरल काउंसिल और उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें संपादित होती हैं। तो ये कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक एनजीओ है जिसमें ये सब काम होते हैं। ये जो मेंबर्स हैं, हर जगह हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। महावीर इंटरनेशनल जो काम करता है वो हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में, विमेन एम्पावरमेंट में, ग्रीन इंडिया में यानी कि एनवायरनमेंट में, और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बोलते हैं उसको, और उसका अपना डायरेक्टरेट होता है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर और को डायरेक्टर की उनकी टीम होती है। इस तरीके से हम हर फील्ड में महावीर इंटरनेशनल काम कर रहा है। तो ये मैंने आपको पूरी एक छोटी सी पिक्चर इसमें बता दी है। अब आप बताइए सर, इसका उद्देश्य क्या है? इस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसको मुख्य उद्देश्य है प्राणी मात्र की सेवा, सबकी सेवा, सबको प्यार। तो यहाँ सेवा करते हैं प्यार से, ना कि तिरस्कार से या हीन भावना से। हम ये समझ के उसकी सेवा करते हैं जो दीन दुखी है, उसकी सेवा ये समझ के करते हैं कि वो व्यक्ति सेवा के योग्य है और हम अपने लिए, अपने फायदे के लिए यानी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी सेवा करते हैं। इसमें मेंबर कोई भी बन सकता है या सिर्फ कोई? इसमें किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति मेंबर बन सकता है। दिल्ली एनसीआर में कितने सेंटर हैं? दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, अलवर में है, यहाँ लुधियाना में है, सब जगह है। फरीदाबाद बता दिया मैंने, फरीदाबाद में है, यस। तो सभी जगह इसके सेंटर्स हैं
तकरीबन टोटल हिंदुस्तान में 350 है। तो 50 इयर्स होने वाले हैं, तो क्या आपकी आगे की योजना है, थोड़ा उसके बारे में खुलासा करें। दोबारा बोलिए। 50 साल जो है हाँ कि जी। हाँ जी, तो गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, तो क्या आगे की योजना है, भविष्य के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे। योजनाएं देखिए इस तरह से है कि स्वर्ण जयंती जो हम मना रहे हैं, ये स्वर्ण जयंती की लॉन्चिंग है। पहला टॉपिक ये है कि स्वर्ण जयंती अभी हमारी अगले साल है। So this is one of the first NGO, and I would say that this is the only NGO which is trying to celebrate like this. तो कभी किसी NGO ने जो डेमोक्रेटिक सेटअप की जो NGOs है, किसी ने कभी ऐसा किया नहीं है। पहले जितने भी NGOs ने किया है कुछ, वो है स्कूल्स, कॉलेजेस या प्राइवेट NGOs, लेकिन ये एक NGO है जिसमें हम ये काम करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे जितने सदस्य हैं, जो 50 साल काम करते करते जो लोग यहाँ तक आ गए हैं, उनकी शक्ति को दोबारा से रीओरिएंट करने की कोशिश है। इसके माध्यम से पूरे एक साल पूरे देश में डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलेगी। उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम पूरी मेंबरशिप को दोबारा से रीओरिएंट कर रहे हैं, ताकि वो दोबारा एनर्जी आए और अगले 50 साल तक, यानी कि जब हम अपने 100 साल मनाएं, उस वक्त ये संस्था बहुत बड़े लेवल पे होगी। सर, जैसा कि नाम महावीर इंटरनेशनल है, तो क्या ये भगवान महावीर के नाम से भी प्रभावित है? इसमें क्या है कि ये भगवान महावीर के नाम से इसलिए है कि भगवान महावीर के तो दो मुख्य सिद्धांत हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, और सबकी सेवा सबको प्यार। इसी बेस पे आधारित है कि प्राणी मात्र की सेवा करनी है। पर ये जैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसा अभी अनिल जी ने बताया। ये ऑर्गेनाइजेशन है एक गैर धार्मिक संस्था है जो कि समाज सेवा NGO है, जो समाज सेवा के और प्राणी मात्र की सेवा के लिए बनाई गई। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जब कोविड का काल था, तो उसमें महावीर इंटरनेशनल ने कम से कम भी 3 मिलियन लोगों की सेवा की, मतलब 2.9 से भी ज़्यादा लोगों की, मतलब 29 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सेवाएं दी पूरे देश में, और करीब 30 करोड़ से ऊपर के सेवा के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए उस दौरान में। तो मकसद ये था कि जिसको भी हमारे ऐसे मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए निकल के लोगों को जो मदद की है कोरोना काल में, तो वाकई में हम अपने सदस्यों को वीर और वीराएं बोलते हैं, तो उन्होंने वाकई में वही काम किया जो वीर और वीराओं को करना चाहिए। So what is the source of funding जो आप लोगों ने करा कोरोना में? So what was the funding? Does it come from the individuals? फंडिंग हमारी सारी डोनेशन से आती है। Donation. सारे डोनेशन। So you are under the ATG exemption? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ATG एग्जेम्पशन है। सभी तरह की जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है इस संस्था के पास है। कोई भी क्रेडेंशियल्स ATG हो या आपका FCRA का रजिस्ट्रेशन हो या MCA का रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी तरीके का, सो इट इज़ केपेबल एंड एलिजिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन। एक आप लोग वर्चुअल सोशल नेटवर्क कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये देखिए, ये जो फ्यूचर की जो परियोजना है, जैसे भी आपने भी पूछा कि फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, तो अब आगे आने वाले समय में सोशल सेक्टर कैसा होगा, किस तरीके से काम करेगा, इस परिचर्चा को हमने अभी गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में हमने एक वहाँ पर पैनल डिस्कशन रखा है, जिसमें सोशल सेक्टर के एक्सपर्ट्स को बुलाया है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ये पहली बार किसी NGO ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि फ्यूचर में इंडिया का सोशल सेक्टर कैसा होगा, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो जो पैनलिस्ट होंगे वो इस बारे में डिबेट करेंगे, उसके एक टॉपिक के बारे में, और ये समझेंगे। देखिए, अब अभी हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये काम करते आए हैं। पूरे NGO सेक्टर यही काम ज़्यादा करता है। धीरे धीरे इन कामों की ज़रूरत कम होगी, ये धीरे धीरे डिमिनिश होंगे और 5-10 सालों में ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है। और या दूसरा है कि सरकार भी इसमें बहुत काम कर रही है, तो एक तरह से कंपटीशन हो गया NGO वर्सेस गवर्नमेंट, सो इट वुड नॉट बी फिट फॉर NGO। तो इसलिए अब डिफरेंट तरीके से सोचना होगा कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या होगी, किस तरह से NGO काम करेगा। अभी NGO काम करते हैं जिसमें वॉलंटरी काम करते हैं। अब NGO कैसे काम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या चाहिए होगा, फंडिंग बेस क्या चाहिए होगा, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनका स्वरूप कैसा होगा, इस बारे में बात करेंगे। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया कॉन्सेप्ट पहली बार हिंदुस्तान में या दुनिया में, मैं फिर बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं तो फिर दुनिया में ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग अ वर्चुअल सेक्टर फॉर सोशल सर्विस। तो ये सेंटर हम लॉन्च करने जा रहे हैं गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में। वहाँ पर इसमें क्या होगा कि मेंबर
किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का आदमी इसमें मेंबर बन सकता है और वो किस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से सोशल सर्विस करेगा उसके बारे में सारा काम होगा। तो ये जितनी भी हम काम कर रहे हैं वो सब हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअल सेक्टर। सर बुजुर्गों के और महिलाओं के लिए किस तरह से एनजीओ काम करता है थोड़ा? अभी जो काम करता है मैं बताता हूँ, आप बताइए वो जो सिलीगुड़ी वाला। महिलाओं के लिए तो अलग से हमारा डायरेक्टरेट है, महिलाएं प्लस चाइल्ड केयर दोनों के उसके लिए है। और उसमें बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी और पोषण, जो गर्भवती गरीब महिलाएं होती हैं उनको पोषण की पोटली दी जाती है। और स्किल डेवलपमेंट महिलाओं के लिए अलग से होता है, उनके लिए जैसे अभी हमने एमओयू किया हुआ है कई कॉर्पोरेट से, वीएलसीसी से एमओयू किया हुआ है, तो बहुत कम पैसे में पैसे भी हम लोग देते हैं गरीब बच्चियों को। इस तरह की चीज़ें हम सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। और बुजुर्गों का जहाँ तक सवाल है, बुजुर्गों के लिए हमारे वैसे तो कई तरह की सेवाएं हर कई केंद्र करते हैं। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, सिलीगुड़ी में 25 साल से कुष्ठ कुष्ठ चलता है। कुछ 100 परिवार हैं कुष्ठ रोगी जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता। आज 25 साल में वो सब साफ सुथरी ज़िंदगी जी रहे हैं। और उनके बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्किल डेवलपमेंट सिलाई वगैरह का केंद्र बना रखे हैं वहीं पे हमने। और बच्चों के लिए ड्राइविंग सिखा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह वो पूरा एक गाँव बना हुआ, महावीर ग्राम के नाम से बना हुआ है। ऐसे ही वृद्धाश्रम है, ऐसा माहौल है। हम लोगों ने भी जब विजिट किया सभी लोग हमने, तो देखकर जैसे मन वो स्तब्ध हो जाता है कि बिल्कुल जैसे अपने बच्चे करते हैं ना केयर, इस तरह की केयर होती है। वृद्धाश्रम और भी हमारे जैसे गंगानगर में है, राजस्थान में वृद्धाश्रम है। तो कई जगह अलग अलग जगह अलग अलग लेवल की चीज़ें हो रही हैं। तो जो जरूरतमंद बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं उनके लिए आप कोई कैश का भी मतलब कुछ ऐसा प्रबंध है जो मिनिमम कुछ ऐसा करते हैं आप? एक मिनट पहले मैं इनको एक बार बताऊं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, कौन क्या है, ताकि उनको समझने में आसानी हो। और क्या है इंट्रोडक्शन आसान जय महावीर। मैं सुनीता जैन, जोन चेयरपर्सन नॉर्थ जोन 1, जो आप अभी पूछ रहे थे क्वेश्चन दिल्ली एनसीआर, उसकी मैं जोन चेयरपर्सन हूँ। वो सेंटर्स हम लोग ही देखते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार गोयल है और मैं महावीर इंटरनेशनल में इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल। मैं अनिल जैन, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। प्रेजेंटली मैं लीड कर रहा हूँ इस संस्था को पूरे देश में और सब जगह पर। वर्तमान में मैं ये काम कर रहा हूँ। एस के जैन, मैं 2 टर्म इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की मैंने की है और अनिल जी को मैंने चार्ज हैंड ओवर किया है। और काफ़ी लंबे समय में दिल्ली पुलिस में कार्यरत था और एक आईपीएस ऑफिसर, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, जो एक मेंबर पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन है दिल्ली में 35 साल से। और अभी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सेवा के कार्य कर। जय महावीर। मैं सुधीर कुमार जैन, पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और महावीर इंटरनेशनल में इंटरनेशनल ट्रेजरर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में चैप्टर्स कहाँ पे हैं? विच कंट्रीज आर यू सपोर्टिंग? इंटरनेशनल लेवल पर अभी हमारे कोई सेक्टर नहीं है। पहले सेक्टर होते थे जो अभी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उसमें कोई ऑफिशियली सेंटर आराम से खुल नहीं सकता। सो आफ्टर दिस गवर्नमेंट ऑफ जब भी आई 2014 में, तो इन्होंने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई और उसके बेसिस पे आपस में जो इंडियन एनजीओ बाहर अभी खुलना आसान नहीं है। अब वो अगर आसान है तो वो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ में है जहाँ पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं। तो पहले जैसे जहाँ भी होते थे वो अभी डिसकंटिन्यू, लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं। पेरिस में अभी हमने एक सेंटर इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। सर नीडफुल आप अब इसी का जो सोल्यूशन है हमने ये जो निकाला है, जो वर्चुअल सेंटर, इसमें वहाँ के लोग भी मेंबर हैं। दैट्स हाउ इट इज़ क्रिएटेड फॉर द लुकिंग आफ्टर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो इसी तरीके से ये किया गया। सर नीडफुल व्यक्ति कोई किस तरह से संपर्क कर सकता है और कैसे आप तक पहुँच सकता है? जिसको ज़रूरत है वो संपर्क नहीं करता है। हमारे यहाँ हम संपर्क करते हैं जिसको ज़रूरत है उससे। बिल्कुल रिवर्स है। हमारे जो सेंटर्स हैं वो उन लोगों तक पहुँचते हैं, या जैसे अभी हमारा दिल्ली में कार्यक्रम चलता है जिसमें हम बोलते हैं डॉक्टर्स एट योर डोर स्टेप। ये एक हमारा प्रोजेक्ट चलता है दिल्ली महावीर इंटरनेशनल का।
ऐसे अलग अलग जगह कहीं हॉस्पिटल चलते हैं, कहीं वृद्धाश्रम चलते हैं, कहीं पे मेडिकल सेंटर चलते हैं, सब अलग अलग काम चल रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बड़ौदा में है, गुड़गांव में है, तो इस तरह से हमारे एजुकेशन के भी काम चल रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हम पहुँचते हैं जिसको ज़रूरत है उसके पास, यानी कि डॉक्टर से डोर स्टेप जो स्कीम है उसमें हमने क्या सोचा है कि जो लोग गरीब तबके से आते हैं वो आँखों का इलाज नहीं करा पाते या उनको पता नहीं लगता कि उनकी आंखें कब खराब हो गई। उनको जब पता लगता है जब उनका हथौड़ा चलना बंद हो जाता है या रिक्शा चलाने में दिक्कत होती है, कोई और चीज़ होती है। तो हमने 25 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि बजाय इस लास्ट स्टेज पे आने के हम पहले जाके उनकी आंखें चेक करें। अगर उनको कैटरेक्ट की शिकायत है तो उनको हमारे हॉस्पिटल्स में, यहाँ हमारे 3 हॉस्पिटल दिल्ली में चलते हैं, उन हॉस्पिटल में लाके उनका फ्री में ऑपरेशन करते हैं कैटरेक्ट का, फिर उनको वापस घर छोड़ के आते हैं। ये पूरी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो इसलिए मैंने बोला हम लोगों के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ है, तो जैसे मान लो कोई भोजनशाला चलाते हैं तो वहाँ पर भी फिर लोगों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे इन्वाइट करके बुलाते हैं। तो जैसे उज्जैन में हमारी एक भोजनशाला चलती है, ऐसे अलग अलग जगह पे है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव लोगों के पास पहुँचना और आदर सत्कार से उनकी सेवा करना, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव। सर, चिल्ड्रंस में आप लोग फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करते हैं? स्किल डेवलपमेंट में हम सिलाई केंद्र चलाते हैं, कंप्यूटर के केंद्र चलाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट जो छोटी एक्टिविटीज़ होती है स्किल की, जैसे मेहंदी और ये ब्यूटिशियन के कोर्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो हमने अलग अलग कंपनी से टाई अप किए हुए हैं, VLCC से है, सिंगर से है, इस तरह से अलग अलग कंपनी से टाई अप करके वो सर, ये तो सिर्फ वुमेन्स और गर्ल्स के लिए हो गया ना? हाँ जी, और मेल्स कंप्यूटर के सर, कोई शिक्षा जगत में भी काम करने वाले हैं क्या आप आने वाले कल में? शिक्षा जगत में, शिक्षा में अभी हम करते हैं, ऑलरेडी हमारे बहुत सारे सेंटर शिक्षा में काम करते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भी स्कूल चलाते हैं। बड़ौदा में हमारा स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है पिछले 30 सालों से, वो काफ़ी काम होता है। गुड़गांव में देखिए वो बैठे हुए वहाँ पर, गुड़गांव सेंटर के चेयरमैन हितेश जी, तो वो वहाँ पे स्कूल चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए सब तरह की एक्टिविटी हर जगह है। दिल्ली में बड़ी संख्या में बेघर रहते हैं और सड़कों पे भीख मांगने लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या फ्यूचर में या अभी कुछ है आपका कुछ ऐसा? नहीं, तो जयपुर फूड भीख मांगने वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर वो भीख नहीं मांग रहे और गरीब है तब है। तो वी आर नॉट प्रमोटिंग दी जयपुर फूड योजना है आपके पास? उनको सुधारने के लिए कोई योजना है? हाँ, लेकिन अब अगर आप देखेंगे, देखिए ये भी थोड़ा सा पुराना टॉपिक है। आजकल बेगर्स रियल सेंस में है, जो बेगर्स है वो बिजनेस है। यू कैन जस्ट वॉच एंड सी दैट। महावीर इंटरनेशनल इज अ पार्ट ऑफ जयपुर फूड जो था, आप लोग उसमें कैसे? ये 2 संस्थाएं अलग अलग है। एक अलग संस्था है महावीर विकलांग समिति, जयपुर फूड के अंडर में आता है। वो भी परसों आएंगे यहाँ पर। उसके भी मेंबर हैं। एजुकेशन प्रोजेक्ट बड़ौदा हमारा मेन सेंटर है, जो पिछले 30 सालों से केवल एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है। इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? महावीर इंटरनेशनल, एक ही नाम। इसमें क्या काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिनमें पढ़ने की कैपेबिलिटी है उनको पूरा पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहे, कोई अच्छे कोर्स करना चाहे, उसको लास्ट तक लेके जाते हैं जब तक उसकी जॉब ना हो, फिर उसके बाद उसको छोड़। तो इसका कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं पर ईयर। सो दैट्स द जॉब। जो स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे उनके लिए कुछ करते हैं? नहीं सर, सरकार के जैसे कोई योजना होती है उसको लेके कुछ जागरूक वगैरह कुछ आप कैंप वगैरह लगाते हैं? हाँ, तो इसमें हम जैसे ना अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं बहुत सारे। जैसे हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन है, झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, ये गरिमा प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। इसके अंडर हम क्या करते हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं, जो गर्ल्स स्कूल हैं पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे, उनको आइडेंटिफाई करके हमारी जो काउंसलर्स की टीम है वो जाती है, उन लोगों को सैनिटरी पैड नैपकिन यूज़ करना चाहिए इसके बारे में पूरी नॉलेज देती है। नहीं यूज़ करने से क्या नुकसान होता है, उनकी कैसे कैसे हेल्थ ख़राब होती है, करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में जानकारी, उनके क्वेश्चंस का जवाब, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको काउंसिल करते हैं। उसके बाद फिर हम सैनिटरी पैड नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जो एक स्कूल में अगर जाते हैं तो 3 महीने तक लगातार जाते हैं, यानी कि महीने में एक बार 3 महीने तक,
ताकि उन लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता लग जाए कि सैनिटरी पैड नैपकिन यूज़ करना चाहिए. सो वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर यूजिंग द सैनिटरी पैड नैपकिन रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द सैनिटरी पैड नैपकिन. डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं लेकिन दैट्स अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. सर जैन साहब आप IPS भी हैं और जो 3 नए कानून आए तो उसको लेके भी कुछ जागरूकता वगैरह आपकी संस्था की तरफ से जो है नहीं कुछ क्योंकि जैसे हाँ नहीं कई संस्थाएं ऐसा कर रही हैं जागरूक कर रही हैं 3 कानून के बारे में क्योंकि लोगों को बड़ा असमंजस है इसको लेकर. हमारा भी तो मेन फोकस है सब चिकित्सा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को. अच्छा. एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कि सरकार कर रही है लेकिन सरकार अकेले नहीं कर सकती. तो NGO को आगे आना चाहिए ताकि सब मिलकर के जो इस तरह की कमियां हैं उसको करके सारे समाज को अपन डेवलप कर सकें. मेन ऑब्जेक्टिव है. सर चाइल्ड लेबर के लिए आप इस समय चाइल्ड लेबर को हटाने में चाइल्ड लेबर के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, चाइल्ड लेबर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. तो एक मैं जो अभी आपका सवाल था अवेयरनेस का, एक अवेयरनेस ये बताएंगे जो हम इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस ये बताएंगे जो हम फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं. ये जैसे पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये बहुत बड़ा इशू है और हम सब लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि 2050 तक क्या हाल होना है, चाहे पानी का हो चाहे एनवायरमेंटल का हो. तो उस दिशा में जैसा सर ने बोला अभी, हमारा उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं. अभी जैसे कल मैं पढ़ रहा था अखबार में कि मेरे शहर में अजमेर से आया था मैं, 10,000 कपड़े की थैलियाँ बांटी गई. लेकिन आपने 10,000 लोगों को बांटी, उनमें से 9,000 लोग अगले दिन वही प्लास्टिक की थैली लेके सब्जी लेने जाते हैं. दिस इज़ द बिगेस्ट इशू. तो हमारा टारगेट है कपड़े की थैली बांटना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कैसे न कैसे इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए. तो एक हमने करीब 1-1.25 साल से शुरू किया हुआ है. हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फील्ड के, उन्होंने इसको एक स्लोगन दिया है, कपड़े की थैली मेरी सहेली. तो कपड़े की थैली मेरी सहेली हमारा पूरा हिंदुस्तान में भी पूरे इंडिया में चल रहा है. और ये बैनर लेके और वो जहाँ जाते हैं जो मिलते हैं, जैसे सिस्टर शिवानी मिल गई तो वहाँ उनको बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे, वहाँ अपना पोस्टर लगाएंगे और वहीं पे जितने लोग हैं उनसे नारा लगवाएंगे. चौराहे पे खड़े होकर करेंगे, स्कूल्स में जाएंगे, बच्चों से नारे लगवाएंगे. तो बेसिक उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट हो. कपड़े की थैली बांटना वो हमारा ज़्यादा उसमें उद्देश्य ना रहे, थोड़ा बहुत वो भी करते हैं हम लोग. तो अवेयरनेस कैंपेन बहुत तरह के चलाया जा रहा है. और जैसे सर ने कहा कि आने वाला जो समय है सोशल सेक्टर का, उसमें मदद और दान जो है ना, चीज़ों का दान, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ये जो अवेयरनेस है, ये जागरूकता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. और ये हर तरह से हम लोग जो आने वाले समय में इसको चेंज कर सकते हैं. सर मानसून चल रहा है, कोई पेड़ वगैरह भी लगाती है संस्था या बहुत इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत काम होता है, पेड़ लगाते हैं. यस. तो अभी इस बारी आपके ज़्यादा पेड़ लगते हैं जी कितने सर? 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं. अच्छा लगाते हैं. पेड़ लगाने का काम बहुत पुराना है. हमारे सारे सेंटर्स पेड़ लगाने, सब लगा, पेड़ लगाने के साथ पेड़ मतलब वो जिंदा भी रहे, तो सब इंश्योर कर दें. उसका फिर मेंटेनेंस, उसके ऊपर आप बोले फाइनेंशियल लिटरेसी का जो प्रोजेक्ट मैं अभी जो बता रहा था, जो अभी हम शुरू करने वाले हैं, जो नया प्रोजेक्ट है, उसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधीर जी बताएंगे कि जो पूरे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये डिटेल में हम बताएंगे. हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोग गाँव में या छोटी जगह पे रहते हैं, अब देखिए रोटी कपड़ा मकान से हटके क्या हो गया, जिनके पास जो है वो बचा है. वो बचा कैसे रहेगा जब तक उनको जो दूसरी कंपनीज हैं या जो भी और इन्वेस्टर हैं वो उनको बेवकूफ़ बना के उनके पैसे ले लेते हैं कि हम पेड़ में लगाएंगे, आपको डबल करके देंगे. इस तरह की जितनी की भ्रांतियाँ पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट है जिसके ऊपर हम आप काम करेंगे. अभी हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के एरिया में हम लोगों में ये अवेयरनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पैसे को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसका, और उसको कहाँ पर बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे हमें बेटर रिटर्न्स मिले और सेफ और सिक्योर्ड हमारा इन्वेस्टमेंट रहे, पैसा हमारा सिक्योर्ड रहे. इसके लिए हम जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम आती हैं, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही है, लेकिन रिमोट एरियाज़ में गवर्नमेंट की जो साधन है या जो अवेयरनेस कैंपेन है वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं. तो हमारा टारगेट ये है कि हम उस एरिया में, रूरल एरियाज़ में जाके लोगों को ये अवेयर करें कि हम अपने पैसे को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कहाँ पर हमें खर्च करना चाहिए
और किस तरह से खर्च करना चाहिए, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डाउन द लाइन हर लेवल पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बने। ये हमारा प्लान है जिसमें हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम इस पर एग्रेसिवली काम शुरू करें। इसमें एक एडिशन और है, देखिए ये पॉजिटिव साइड है जो सुधीर जी ने बताई कि ये काम करेंगे, लेकिन इसमें एक नेगेटिव साइड है जिसको रोकना है। रोकना क्या है कि जो शरीफ गरीब भोले लोग हैं वो किसी फाइनेंशियल झांसे में ना आए। इस तरह की जितनी भी कंपनीज आप देख ही रहे हैं अभी जो केसेस चल रहे हैं, और पहले भी अगर आपने देखे हो तो जितनी NBFC कंपनीज ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और पैसा उनका बर्बाद हो गया, या फिर बाद में कोई बिल्डर की फाइनेंस कंपनीज आई, यूकलिप्टस पेड़ की कोई स्कीम आई, इस तरह के जितने भी फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड हिंदुस्तान में हुए हैं उसमें जितने गरीब लोग हैं पूरी हिंदुस्तान में उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, लालच में आते हैं। उनको अगर कोई कहे कि आप 1000 रुपये जमा कराओ, मैं 6 महीने बाद 1.5 दे दूँगा, 1500, तो वो बहुत बगैर ज़्यादा सोचे समझे केवल इसलिए कि मेरे पड़ोसी ने करा रखे वो भी करा देता है, और वो इस बात को समझ नहीं पाता कि ये क्या है, और उसमें उनका बहुत नुकसान होता है। ये मैटर पब्लिक डोमेन में कम है, लेकिन ये सच्चाई है जो अगर आप किसी भी इंटीरियर में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक एविल है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। साइबर फ्रॉड, हाँ, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी काम करती है, सेबी भी काम करती है, उनके साथ एसोसिएशन करने का भी प्रयास।